बहुत स्वागत है दोस्तों। दुनिया की महाशक्तियों के बीच दूसरे विश्व युद्ध में हासिल संतुलन अब पूरी तरह से खो चुका है। सोवियत संघ के अवसान और चीन के उभार के चलते नए शक्ति संतुलन के लिए इन महाशक्तियों के बीच संघर्ष जारी है। बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक संकट पूंजीवादी राज्यों के बीच इस विग्रह को और भी तीखा बना रहा है। मध्य पूर्व को अमेरिकी प्रभुत्व में पुनर्गठित करने की मुहिम के तहत ईरान को लंबे समय से घेरा जा रहा था। अब उसे सीधे हमलों का निशाना बनाया गया है। अमेरिका की अग्रिम चौकी बनकर इसराइल मध्य पूर्व में इस मुहिम की फ्रंट लाइन में खड़ा है। ईरान पर इसराइली हमले शुरू हुए आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और ईरान के प्रतिकार के चलते ये हमले अब दो तरफा युद्ध में बदल चुके हैं। 7 दिन के इस युद्ध में दोनों देशों में जान माल की काफी बर्बादी हो चुकी है। ईरान की सैनिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना इस वक्त अमेरिका इसराइल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका इसराइल का कहना है कि ईरान एक काली ताकत है जो न्यूक्लियर बम बना लेने के बाद बेकाबू हो जाएगा। ईरान दरअसल तेल का बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए बड़ा खतरा है। ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने में जुटे अमेरिका इसराइल दोनों राज्य खुद एक न्यूक्लियर पावर हैं और इसराइल ने खुद विश्व जनमत की अवहेलना करके एटम बम बनाया था। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर हो हल्ला करने वाले कल इराक के पास WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने के दावे कर रहे थे, जो बाद में बड़ा झूठ साबित हुआ। मगर इस झूठ के सहारे उन्होंने इराक को तबाह कर दिया था और उसके नेता सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी थी। डॉलर में अपना तेल व्यापार खत्म करके इराक इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए दरअसल एक खतरा बनकर उभर रहा था। अब ईरान पर हमला किया गया है, जिसे फिर से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें इसराइल के जियनवादी शासकों के हाथ नागरिक आबादी का कत्लेआम किया जा रहा है। यमन में हुतियों और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसराइल का यह सैनिक अभियान जारी है। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटकर ISIS से जुड़े संगठन को सत्ता सौंप दी गई है। दुनिया भर में युद्धों से हाथ खींचकर अमेरिका को समृद्धि की तरफ ले जाने के वादे पर सत्ता में आया ट्रंप मध्य पूर्व में इन हिंसक सैनिक अभियानों में चीफ एक्टर है। इस पूरे अभियान का लक्ष्य है मध्य पूर्व के तेल उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार जमाना, उस पर मोनोपोली कायम करना। ईरान के शासकों ने हर तरह के समझौतों के लिए तत्परता दिखाई है और इनके जरिए लंबे समय अमेरिका के साथ तालमेल भी बिठाए रखा है, या कम से कम उसकी कोशिश जारी रखी है। अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए बारंबार ईरानी शासकों ने अपनी सुरक्षा तक को भी ताक पर रख दिया है। अमेरिका से भिड़ंत को टालने के लिए ही नवंबर 2023 से जारी फिलिस्तीन पर इसराइली जबर में ईरान के शासक मूक दर्शक बने रहे। ईरान के भीतर उन्होंने अपने शासन के विरुद्ध हर तरह के विरोध का बर्बर दमन किया है। धार्मिक मूलवाद यानी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ईरान के इस शासन का मुख्य आधार है। ईरान की नैतिक पुलिस ने हिजाब को बलपूर्वक लागू किया। सरेआम महिलाओं की सड़कों पर पिटाई की गई। आपको याद होगा एक महिला की इसमें मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद ईरान में बड़े प्रदर्शन हुए थे। ईरान में शरीयत का कानून लागू किया और गैर इस्लामिक समुदायों को दमन का शिकार बनाया गया। खुले विचारों से ईरान के शासकों का खुला विरोध रहा है। मध्य एशिया के सुन्नी शासकों के साथ भी उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। कम लोग जानते हैं कि आज के प्रतिक्रियावादी ईरान का एक क्रांतिकारी इतिहास भी है। 1920 में ईरान की पहली क्रांति में उत्तरी ईरान के जिलान प्रांत में सोवियतें बनी थी और लाल सेना का निर्माण हुआ था। बाद में कोविंटन पर स्टालिनवादियों के प्रभाव के चलते
यह आंदोलन नष्ट हो गया था। 1989 में ईरान में दूसरी क्रांति हुई और 2 चरण की क्रांति की मेंशेविक मरीचिका का पीछा करते स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस वक्त सत्ता स्वेच्छा से खमेनेई के हाथ जाने दी। शिया इस्लामिक मूलवादी शासन सत्ता में आ गया। 1979 में सत्ता में आया खमेनी का प्रतिक्रियावादी शासन ईरान की साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति पर एक ब्रेक साबित हुआ है। खमेनी शासन के सत्ता में आने के लिए स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी दरअसल जिम्मेदार है। अपने अंतर्य में पूरी तरह पूंजीवादी यह खमेनी शासन वर्किंग क्लास और समाजवादी क्रांति का शत्रु है, उसका वैरी है। अमेरिकी इस्राएली साम्राज्यवाद द्वारा दम घोटने पर यह शासन उनकी खिलाफत करने पर मजबूर तो हुआ है, मगर तब भी यह विरोध वह संकीर्ण धार्मिक राष्ट्रवादी आधार पर करना चाहता है जो विफलता का निश्चित और पक्का रास्ता है। मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक उम्मत के सारे दावे मध्य पूर्व में बेमानी साबित हुए हैं। धर्म के आधार पर ईरान के शासन को कोई समर्थन नहीं मिल रहा। मध्य पूर्व में कई देशों ने अमेरिका की मध्यस्थता से सितंबर 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल के साथ बाकायदा संधियां की हुई हैं। मिस्र ने 1989 और जॉर्डन ने 1994 में पहले ही इसराइल से संधि की हुई है। ओआईसी के 57 देशों में से एक भी ईरान को सहयोग नहीं दे रहा। उल्टा सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों ने इस्राएली विमानों और मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए स्पेस दिया और ईरानी मिसाइलों को उनके आकाश में उड़ने से रोका है, उन्हें इंटरसेप्ट किया है, गिराया है। अधिकतर इस्लामिक देश मध्य पूर्व में आज अमेरिकी नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं। गजा पर इसराइली जबर के साथ, जिसमें 55,000 से ज़्यादा निर्दोष नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं और जो अब भी जारी है, वे सभी ईरान पर ताज़ा हमलों में भी मूक दर्शक बने हुए हैं। इधर इसराइल मध्य एशिया में साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया का मुख्य गढ़ है। 1948 में नकबा यानी कत्लेआम के जरिए स्थापित इसराइल आज मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद की अग्रिम चौकी बना हुआ है। इसराइल के रूप में एक अलग यहूदी स्टेट बनाने की ब्रिटिश योजना का रूसी क्रांति के नेता लियोन ट्रॉट्स्की ने कड़ा विरोध किया था। ट्रॉट्स्की ने कहा था कि ऐसा कोई भी नस्लीय स्टेट यहूदियों के लिए जेल खाना बन जाएगा। इसराइल की स्थापना पिछली सदी की उन मानव निर्मित त्रासदियों में से एक है जिनमें स्टालिनवादी हिस्सेदार थे। मध्य पूर्व की जनता आज इस त्रासदी के परिणामों को भुगत रही है। इसराइल मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद का लोकल पुलिसमैन है। अमेरिका की शह पर ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और उसके सैनिक कमांडरों की हत्या की है। ईरान इसराइल युद्ध में इसराइल के पक्ष में हस्तक्षेप और तेहरान पर हमले की धमकी के बाद मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप की तरह ईरान के शासक भी युद्ध नहीं चाहते, मगर युद्ध उनका पीछा कर रहा है, उन्हें घसीट रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद और इसराइल जैसे उसके स्थानीय गुर्गों के खिलाफ ईरान की प्रतिरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान की प्रतिरक्षा का अर्थ ईरान के शासन की नहीं बल्कि ईरान की मेहनतकश जनता की प्रतिरक्षा है। संकीर्ण इस्लामिक आधार पर खड़ी खमेनेई की सरकार यह प्रतिरक्षा संगठित नहीं कर सकती। 16वीं सदी के प्रतिगामी दकियानूस धार्मिक मूलवादी सामाजिक संगठन पर टिकी ईरानी सत्ता अमेरिकी इस्राएली हमलों के विरुद्ध ईरान को ज्यादा समय सुरक्षा नहीं दे पाएगी। ईरान के सहयोगी रूस और चीन मध्य पूर्व में बढ़ते अमेरिकी इस्राएली प्रभुत्व से चिंतित जरूर हैं, मगर वे अपने अपने राष्ट्रीय हितों से अनुप्रेरित हैं। रूस इस समय यूक्रेन में नाटो की घेराबंदी में है। लंबे समय पुतिन ने मध्य पूर्व में पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ तालमेल बनाए रखा है। वर्षों उसने नाटो की सदस्यता लेने का प्रयास और इंतजार किया है,
मगर नाटो इस बीच रूस की घेराबंदी करता रहा। नेतन्याहू से पुतिन के आज भी बहुत मधुर संबंध हैं। इसराइल से तालमेल के बिना सीरिया में रूस का टिक पाना संभव नहीं था। गजा और ईरान पर हमलों के बीच 16 से 17 जून को कनाडा में G7 देशों की बैठक में ट्रंप ने रूस की G7 में वापसी का प्रस्ताव रखा और G7 को G8 में कन्वर्ट करने की बात कही है। इधर चीन ने भी मध्य पूर्व में अमेरिकी अभियान को रोकने की कोई कारगर कोशिश कभी नहीं की। रूस और चीन दोनों तब तक अमेरिकी साम्राज्यवाद से ताल बिठाते रहे जब तक साम्राज्यवादियों ने सीधे उनके गिरेबान पर हाथ नहीं डाल दिया। अमेरिका मध्य पूर्व में सीधे सैनिक हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। मध्य पूर्व में न्यूक्लियर विनाश का खतरा इसलिए बिल्कुल आसन्न है। किसी भी समय ईरान को इसका निशाना बनाया जा सकता है, उस पर एक नाभिकीय हमला किया जा सकता है। ईरान ने दावा किया था कि यदि उस पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो पड़ोसी पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, मगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने 16 जून को इस बयान की हवा निकालते हुए नेशनल असेंबली में ऐलान किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं। उन्होंने ईरान के बयान को गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया है। पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के भीतर अमेरिका की गहरी घुसपैठ है और ईरान को समर्थन के मुद्दे पर पाकिस्तान के इलीट शासन के बीच गहरा विभाजन है। न तो रूस चीन जैसी महाशक्तियां और न ही ख़मेनेई की संकीर्ण प्रतिक्रियावादी धार्मिक मूलवादी सत्ता मध्य पूर्व में जारी अमेरिकी इस्राएली साम्राज्यवादी गठजोड़ के इस बर्बर सैनिक अभियान को रोक सकती है। सिर्फ दुनिया की वर्किंग क्लास की एकजुटता और पहलकदमी ही मेहनतकश जनता को युद्ध और हिंसा की इस विभीषिका से बाहर निकाल सकती है। ईरान और इसराइल की वर्किंग क्लास को इस व्यापक एकता की धुरी के रूप में हमें एकजुट करना होगा। इसके लिए ईरान के भीतर अमेरिकी इस्राएली एजेंटों से निपटने और नागरिक इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत मिलिशियाओं का संगठन किया जाना जरूरी है। ईरान की वर्किंग क्लास को इस अवसर का इस्तेमाल ईरान के पूंजीवादी कठपुतला शासन से अलग और उससे स्वतंत्र अपनी सैनिक लामबंदी के लिए करना चाहिए और इस सैनिक लामबंदी की हथियारबंदी की मांग उसे ईरान के शासकों के सामने उठानी चाहिए। ईरानी स्टेट पर नियंत्रण के लिए यह लामबंदी मजबूत हथियार साबित होगी। ईरानी वर्किंग क्लास से भी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त इस्राएली वर्किंग क्लास पर है। नेतन्याहू की जिहादवादी सरकार के खिलाफ इसराइल के बड़े शहरों में उसे प्रभावी प्रदर्शन करने चाहिए। इन प्रदर्शनों में गजा में कत्लेआम और ईरान पर हमले बंद करने के साथ साथ युद्ध अपराधी नेतन्याहू और उसके सहयोगियों को सजा देने की मांग की जाए। इसराइल और ईरान के साथ ही मध्य पूर्व के शेष देशों और अमेरिका यूरोप की वर्किंग क्लास को भी इस संघर्ष में सक्रिय हिस्सा लेना चाहिए। उसे अपनी सरकारों पर इसराइल से सहयोग न करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया के तमाम शहरों में ये प्रदर्शन संगठित किए जाने चाहिए और वे जारी रहने चाहिए। इस संघर्ष का लक्ष्य है युद्ध, हिंसा और रक्तपात का स्रोत बने पूंजीवादी राज्यों को नष्ट करते हुए पश्चिम एशिया में समाजवादी संघ की स्थापना। इस लक्ष्य के लिए मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में संघर्ष को तेज किए जाने की जरूरत है। और दोस्तों, इस आशा के साथ कि युवा और सर्वहारा के अग्रणी हिस्से इस कार्यभार को समझेंगे और इसमें जुटेंगे, आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे। सलाम दोस्तों।